अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, कल तक चेयरमैन पीटीआई अपनी जमात के लिए रेड लाइन थे और कोई उन्हें माइनस करने का सोच भी नहीं सकता था, मगर इसे हालात का जबर कहें या कुछ और। आज मुश्किलात में घिरी पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए, जिसमें बैरिस्टर गौहर अली खान को बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब किया गया। सिर्फ चेयरमैन ही नहीं बल्कि पार्टी के सूबाई सदूर भी बिला मुकाबला मुंतखब हुए। यानी पंजाब से डॉक्टर यास्मीन राशिद, केपी से अली अमीन गंडापुर, सिंध से हलीम आदिल शेख और बलूचिस्तान से मुनीर अहमद बलोच भी बिला मुकाबला सूबाई सदर मुंतखब हुए हैं। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन एक ऐसे वक्त पर हुए हैं जब पीटीआई को सियासी मैदान में अपने इंतखाबी निशान बल्ले को क्लीन बोल्ड होने से बचाने की फ़िक्र है। एक तरफ तोशाखाना केस में इमरान खान नाअहल हैं और मुख्तलिफ केसेस में वो जेल काट रहे हैं, दूसरी तरफ पार्टी की और जो बाकी सफ़े अव्वल की लीडरशिप है, या तो वो जेल में है या फिर केसेस से बचने के लिए वो मंजर आम से ही गायब हैं, जबकि बाकी लोग वैसे ही पार्टी छोड़कर दूसरी जमातों में जा चुके हैं। आईपीपी में सबसे ज़्यादा पीटीआई के लोग गए हैं। शायद यही वजह है कि जब पीटीआई को इलेक्शन कमीशन की तरफ से 20 दिन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन का चैलेंज मिला तो उन्होंने तमाम ओहदेदार बिला मुकाबला मुंतखब कराकर ये हुज्जत तमाम करने की आज कोशिश की, मगर इस तमाम प्रोसीजर पर बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं, सवालात उठ रहे हैं। पीटीआई की मुखालिफ सियासी जमातें इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को भी मतनाज़ करार दे रही हैं और इलेक्शन को सिलेक्शन का नाम दे रही हैं। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी क्या कह रही है, ज़रा देखिए। ये जो आज इलेक्शन हुआ है ये एक बहुत बड़ा एक पाकिस्तान की तारीख है। इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से सवाल निशान है। पाकिस्तान के अंदर मैनिपुलेटेड, मैनेज, रिग्ड, डिक्टेटेड, सिलेक्टेड इलेक्शन की अगर मिसाल देखनी है तो आज का पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन उसकी तस्वीर है। और ये धांधली नहीं हुई इलेक्शन में, ये धांधला हुआ है। पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरह पीटीआई के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेने का उन्हें मौका नहीं मिला। वो चाहते थे कि उन्हें हिस्सा लेने दिया जाए, वो खुश नहीं है इस बात पर और उन्होंने इन इलेक्शंस को इलेक्शन कमीशन में अब चैलेंज करने का ऐलान किया है। अब सवाल उठता है कि सियासी जमातों के एतराज़ात क्या तहरीक इंसाफ की जो मुश्किलात हैं इसमें मज़ीद इजाफा करेंगे। एक सवाल ये भी है कि क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी में जमाती इलेक्शन शफाफ होते हैं, जो वो पीटीआई पर आज उंगलियां उठा रहे हैं। ऐसा क्यों है? जब भी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के पार्टी इलेक्शंस होते हैं तो तमाम मरकज़ी ओहदे या तो शरीफ ख़ानदान के नाम निकलते हैं, उधर से भुट्टो ख़ानदान के नाम ही निकलते हैं। सवाल ये भी है कि पीटीआई समेत बाकी सियासी जमातें जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन शफाफ नहीं करवा सकती और आज धांधली को धांधला कह रहे हैं तो ये सब किस मुँह से पूरे मुल्क में शफाफ इलेक्शन मांग रहे हैं। सवाल ये भी उठता है कि पाकिस्तान में हमेशा जमहूरियत कमज़ोर होने का रोना तो रोया जाता है। सियासी जमातें अपनी सतह पर जमहूरियत को अपने ताईं कब लागू करेंगी? क्या पाकिस्तानियों के मुक़द्दर में चंद ख़ानदानों की मोरूसी सियासत ही रह गई है? पीटीआई पर जो एतराज़ात उठ रहे हैं क्या वो इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से मुतमईन कर पाएंगे? मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया नियाज़ुल्लाह साहब आपका। सारी पार्टियां आज जो इलेक्शंस हुए बिला मुकाबला मुंतखब हुए, सूबों के सदूर भी और पार्टी चेयरमैन भी बड़ा एतराज़ उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं धांधली नहीं धांधला हुआ है। इस पर हम बात करते हैं, लेकिन आज जो आप लोगों ने 20 दिन में जो वक्त दिया था इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का, वो तो आप लोगों ने हुज्जत पूरी कर लिया आज। क्या आप लोग अब मुतमईन है कि आप लोग पार्टी का जो बल्ले का निशान है ये बचा पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने देखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो हमारा पहला इंटर पार्टी इलेक्शन था उस पे 23 नवंबर 2023 को ऑर्डर आया और उस ऑर्डर में क्लियर लिखा गया है कि आपने 20 डेज के अंदर इलेक्शन कराने हैं। एक तो उस ऑर्डर को हमने चैलेंज भी कर दिया है और 20 डेज में हमने जो कंडीशन लगाई गई उसके मुताबिक हम 20 दिन में इलेक्शन करें। और इस ऑर्डर के पीछे एक और चीज देखें कि जनरल इलेक्शन 8 फरवरी को है और उसके लिए शेड्यूल भी नेक्स्ट वीक में आना है। यानी एक पार्टी को आप इलेक्शन में इंटर पार्टी इलेक्शन में लेके जा रहे हैं और साथ आप 8 फरवरी वाले इलेक्शन का शेड्यूल भी जनरल इलेक्शन में भी हमने जाना है। तो उस प्रोसेस को पूरा करने के लिए हमने अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन पीटीआई और उसके अंडर जो रूल्स हैं
उस रूल को फॉलो करते हुए हमने 29 तारीख को नॉमिनेशन पेपर इनवाइट किए और जकम को उस नॉमिनेशन पेपर की सिक्योरिटी करके हमारे तमाम रिटर्निंग ऑफिसर जो मैंने नॉमिनेट किए थे सूबों के लिए और सेंटर के लिए, हमने वो तमाम प्रोसेस से 9 से लेके 3 बजे तक ये प्रोसेस किया और हमारे पास 4 सूबों के और सेंटर के जो पेपर्स आए वो पैनल के पेपर है। पैनल मीन के एक प्रेसिडेंट और उसके साथ जितनी पोजीशन है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी हमने सारी मेरे साथ जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उनने ली और रिटर्निंग ऑफिसर ने उनके पास कोई ऑब्जेक्शन आता तो वो ऑब्जेक्शन सुनते, अगर वो ऑब्जेक्शन सेटिसाइड करते, जब कुछ कहते तो एग्रीड पार्टी अपील करती मुझे। ये प्रोसेस जकम को कंप्लीट हो गया। 2 को हमने इलेक्शन करवाया है पेशावर में जो हमारा वेन्यू था, वहां पे अगर एक पैनल का इलेक्शन नॉमिनेशन पेपर्स आते हैं तो नॉमिनेशन पेपर में आरओ जो है वो लिख के रिटर्निंग ऑफिसर भेजते हैं कि जी हमने डिक्लेयर कर दिया है कैंडिडेट्स को और वो इलेक्शन कमिश्नर को जिसने रेजोल्यूशन देनी होती है। तो आज उसके मुताबिक मैंने केपीके का, पंजाब का, बलूचिस्तान के प्रेसिडेंट्स विद पैनल अनाउंस किए हैं और सेंटर अनाउंस कर दिए हैं। तो हमारे इलेक्शन पे जो पहला फैसला भी है वो भी कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल हमने काम नहीं किया। यही मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। आप कह रहे हैं आइन और आपकी जो पार्टी के रूल्स हैं उसके मुताबिक इलेक्शंस हुए हैं। कल अकबर एस बाबर साहब मेरे प्रोग्राम में थे, कल वो पार्टी के मरकजी दफ्तर भी गए। वो चाह रहे थे कि वो नॉमिनेशन पेपर्स लें, वो हिस्सा लेना चाहते थे लेकिन वो कहते थे वहाँ पे कुछ था ही नहीं। उन्होंने कहा कि किस रूल्स के मुताबिक इलेक्शंस होंगे, वो कहते कोई पेपर ही नहीं था। वो शायद चाह रहे थे कि वो इलेक्शंस में हिस्सा लें लेकिन वो समझते हैं कि जानबूझकर इस तरह की धांधली के इलेक्शंस करवाए जा रहे हैं जो माजी में भी होते रहे हैं, जिस पर जस्टिस वजीउद्दीन साहब हों या पार्टी के और जो पुराने लोग हैं वो हों, इलेक्शंस पर सवाल उठाते रहे हैं। वही सवालात आज भी उठ रहे हैं जो माजी में उठ रहे हैं। तो फिर आप कह रहे हैं कि आइन के मुताबिक और रूल्स के मुताबिक इलेक्शंस हुए हैं, दूसरी पार्टी तो उठा ही रही है, पार्टी के अपने लोग आपके इलेक्शंस पर सवाल उठा रहे हैं। इसका जवाब मैं देता हूं। ये वह पार्टी है जिसने 2009 में भी इलेक्शन कराए और 2012 में भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन मैंने करवाए थे इस्लामाबाद में। उस तमाम पार्टिसिपेंट है। ये वह पार्टी है जो अपने अंदर भी जमहूरी निजाम की लीडरशिप ने, इमरान खान ने किया हुआ था कि हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन जरूर करवाने, चाहे जनरल इलेक्शन की डेट नजदीक भी है तो हमें इस बात की कोई परवाह नहीं। अगर कोई पैनल भी बनते हैं, लोग एक दूसरे के खिलाफ भी होते हैं, लेकिन मैंने पार्टी के इलेक्शन करवाने हैं। जो दूसरी पार्टी इतराज कर रही है वो आप बता चुकी हैं कि दूसरी पार्टी के अंदर तो जमहूरी रवैया कोई है ही नहीं। ठीक है, दूसरी पार्टी की बात करते हैं, लेकिन जिन माजी के इलेक्शंस की आप बात कर रहे हैं, मैं वही बात कर रही हूँ कि जस्टिस वजीउद्दीन आपकी पार्टी के ही इस पर एतराज उठा सके हैं, रिश्वत के, पैसे बांटने की, सारे इल्जामात माजी में आपके पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पर लगते रहे हैं। तो माजरत के साथ माजी में जो हुए वो भी ऐसे ही सवाल उस पर उठते थे और इस तरह के इल्जामात लगते थे। मेरा ख्याल है माजी में जो इल्जामात लगे हैं ना, आप जो किसी कैंडिडेट के बारे में कुछ कह देने से नहीं होता। क्या कोई इलेक्शन जो करवाए गए उस पर कोई कंप्लेंट आई, उसका कोई फैसला हुआ तो वो मुझे बता दें कि आया उसके ऊपर कोई फैसला हुआ। अब बात है अकबर एस बाबर जो इल्जाम लगा रहा है, और मेरा ख्याल है हमारे पास जो हमारा क्राइटेरिया है वो वेरीफाइड वोटर लिस्ट है। अगर अकबर ऐसा इल्जाम लगाता है जो जकम को जहां नीचे 5 बजे खुद मीडिया पे कह रहा है, 5 बजे आता है, एक वीडियो क्लिप बनाता है और उसको जाके किसी मीडिया चैनल पे जाके ये देता है कि जी मैं वहां गया और मुझे वहां से पेपर नहीं मिले। क्या मैं मौजूद नहीं था? क्या मेरे रिटर्निंग ऑफिसर 5 लोग यही मौजूद नहीं थे? आप कहते हैं कि मैं तो इस पार्टी का बड़ा पुराना रुकन हूं, तो आप आए, मेरा सेल नंबर भी आपके पास था, मुझे अप्रोच करते। तो अकबर एस बाबर साहब ने किसी से वोटर लिस्ट नहीं मांगी? उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि वोटर लिस्ट तो दें, कि उन्होंने वोट डालने हैं, वो कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया गया, कोई कागज था ही नहीं वहां पे। वो किससे अप्रोच करता है? उसने आके नीचे आके गार्ड से तो नहीं आके लिस्ट मांग रही थी, वो आके हमें मिलता, हम मौजूद थे।
हम सुबह से लेके 9 बजे से लेके 3 बजे तक इस दफ्तर में मौजूद थे। अकबर एस बाबर की जो स्टेटमेंट है वो टोटली मैं डिनाई करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया न्याजुल्लाह न्याजी साहब, तहरीक इंसाफ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेरे साथ है। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। एक जरदारी सब पर भारी, लेकिन सियासी हवाएं ये बता रही हैं कि इस बार शायद नहीं है उनकी बारी। जोड़ तोड़ और पाकिस्तानी सियासत में मुफाहमत के बादशाह समझे जाने वाले आसिफ अली जरदारी इस बार इलेक्शन में मियाँ साहब से एक कदम पीछे चल रहे हैं, जबकि तहरीक अदम एतमाद के वक्त वो PDM क़यादत से एक कदम बहुत आगे थे। बलूचिस्तान में बाप पार्टी से सलाम करना हो या सिंध में MQM को मनाना हो, सब जगह मियाँ नवाज शरीफ के नारे लग रहे हैं। जरदारी साहब ख़ुद फ्रंट फुट की सियासत में नज़र नहीं आ रहे हैं, बल्कि बिलावल को भी नातजुर्बाकार कहकर बिलावल की इनकलाबी जो सियासत है उसको शुरू होने से पहले ही उन्होंने मोड़ दिया है। इस तर्ज़ सियासत की तफरीक को लेकर नाराज़गी और मनाने की अफवाहों में एक दुबई का चक्कर भी लग गया। लेकिन आज एक बार फिर जरदारी साहब की सियासत के मुतज़ाद बिलावल भुट्टो का मियाँ साहब के ख़िलाफ़ एक बयान आया है। उनका इल्ज़ाम है कि मियाँ नवाज शरीफ इंतज़ामिया की मदद से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। मुतालबा है मियाँ साहब से भी कि वो इंतजामिया के बजाय अपना नजरिया पे, अपना मंशूर पे इलेक्शन लड़े। वो वोट को इज्जत दिलवाए, वोट का बेइज्जती ना करे। वो उसका बेहतरी होगा, उसमें मेरा बेहतरी होगा, उसमें मुल्क का बेहतरी होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी सिर्फ यहीं नहीं रुके। उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को सिंध से भी आउट करने की प्लानिंग कर रही है, तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने पंजाब में नून लीग को अंडों और टमाटरों से उनका इस्तकबाल करवा दिया। इसके रद्द-ए-अमल में लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने भी जवाब दिया। क्या कहा बिलावल ने और जवाब में राना सनाउल्लाह साहब ने, ज़रा देखिए। सिंध के अवाम का फैसला सर आंखों पे। अगर सिंध के अवाम किसी और का फैसले करते हैं, मैं खुद उनको मानूं। जिन लोगों को तारीख में पहली बार लाहौर में फूलों के बजाय टमाटर और अंडे का सामना करना पड़ रहे हैं, वो मेरा ख्याल में सिंध और बलूचिस्तान के इतना फिक्रमंद नहीं है जितना वो अपने घर के फिक्रमंद है। पीपल्स पार्टी पंजाब में PMLN का मुखालफ वोट जो है उसको अटैक करना चाहती है। सियासी तौर पे वो हमारे खिलाफ बात करके ही हमारा मुखालफ वोटर जो है उसको अटैक कर सकती है। हम तवक्को करते हैं कि पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है वो इलेक्शन के हवाला से बात करते हुए उन जमहूरी रवायात को पेश नज़र रखेगी। अगर वो समझते हैं कि PMLN के साथ उनका मुकाबला है, अपना जोर लगाएं पूरा, उन्हें हक हासिल है। तो क्या वाकई बिलावल भुट्टो जो हैं वो लीगी मुखालिफ वोट को अट्रैक्ट करने के लिए मुस्लिम लीग नवाज़ के ख़िलाफ़ उन्हें जारहाना अंदाज़ अपनाना पड़ रहा है? क्या वजह है इसकी? उनके पास खुद बताने को कुछ नहीं है, या माजी करीब के इत्तेहादी आइंदा इलेक्शन के बदतरीन मुखालिफ बनने जा रहे हैं? मामला वोटरों को अट्रैक्ट करने से बहुत आगे निकल चुका है। MQM को साथ मिलाकर सिंध में मुस्लिम लीग नवाज़ की जो प्रेजेंस है ये पीपल्स पार्टी के लिए धचका हो सकता है। साथ ही इलेक्शन से पहले 18वीं तरमीम में छेड़छाड़ भी पीपल्स पार्टी के साथ वजह तनाज़े हो सकती है। सबसे बढ़कर पीपल्स पार्टी का लाडला या इंतज़ामिया की मदद का इल्ज़ाम अभी तक मुस्लिम लीग नवाज़ कोई मुनासिब इसका जवाब नहीं दे पाई है। ऐसे हालात भी एक तरफ कौमी हुकूमत जैसी बातों पर भी पीपल्स पार्टी इनडायरेक्ट लबैक करती नज़र आ रही है, जिसे मुस्लिम लीग नवाज़ मानने को तैयार नहीं है। तो इख्तलाफात तो बहुत सारे हैं जिन पर जरदारी साहब चुप हैं, लेकिन बिलावल बड़े इस पर गुस्से में हैं। इसी पे बात करने के लिए नाज़रीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपका। कायरा साहब, आज एक बार फिर से बिलावल साहब ने बड़ी तनकीद की नून लीग पर। उन्होंने कहा कि जिनको लाहौर में टमाटर अंडे पड़ रहे हैं उनको सिंध नहीं पंजाब की फ़िक्र है। जवाब में राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि उनके ख़िलाफ़ बात करके ही तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वोटर को अट्रैक्ट कर सकती है, जिसका मतलब ये है कि शायद बिलावल साहब के पास खुद की कुछ बताने के लिए नहीं है, अपनी कोई कारकर्दगी बताने को नहीं है। शायद इसीलिए वो नून लीग के जो है ना वो मुखालिफ बात करके ही वोट ले सकते हैं। दूसरी बात जो राना सनाउल्लाह साहब ने कही कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को कहना चाहते हैं कि इलेक्शन कैंपेन ज़रूर करें, आप ज़रूर बात करें, लेकिन आप जमहूरी रिवायात को मद्देनज़र ज़रूर रखें। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, गुजारिश ये है कि हम जमहूरी रवायात के मुताबिक ही सियासत करते हैं। हमें किसी को सिखाने या किसी को हमें सिखाने की ज़रूरत तो नहीं है। बहरहाल एक दूसरे से सीखते रहते हैं।
अर्ज ये है कि हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। जो हम कह रहे हैं ये हमारा नुक्ता नजर है, आवाम तक हम अपनी बात पहुंचा रहे हैं। इलेक्शन कैंपेन के अंदर जमातें एक दूसरे पे भी तनकीद करते हैं, तो जायज हदूद के अंदर रहते हुए हम पॉलिटिकल नॉर्म से बियॉन्ड नहीं जाते। और ये बात कि हम जो कह रहे हैं ये हमारा नुक्ता नजर है, हम आवाम के सामने अपना नुक्ता नजर रख रहे हैं। फैसला तो अवाम ने करना है। राना साहब, ये उनकी जमात जो कहेगी उनका भी हक है, उनका भी इस्तेहकाक है। वो पाकिस्तान भर में जाके अपने अलायंसेस बनाएं। अलायंसेस तो नॉर्मली तब बनाए जाते हैं जब आप वीक होते हैं, तो वो बनाते हैं, तो बिस्मिल्लाह उनका हक है, हमें भी ये हक हासिल है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं इसका फैसला तो अवाम करेगी ना। इसका फैसला को हमें ये तो डिक्टेट नहीं करेगा कि आप ये क्यों कह रहे हैं। हम इसलिए कह रहे हैं कि हम समझते हैं ये दुरुस्त है, और हम ये बात अवाम के सामने रख रहे हैं। अवाम इसका फैसला करेंगे कि हमने दुरुस्त कहा या नहीं कहा। सही, लेकिन ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि जब इलेक्शन आते हैं पार्टियां एक दूसरे के पर तनकीद भी करती हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानियां भी बनाती हैं। लेकिन इस बार जो एक बदलाव नज़र आ रहा है वो ये आ रहा है कि जब से मियां साहब वापस आए हैं, पीपल्स पार्टी पर कोई किसी ने चढ़ाई नहीं की, पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई उस तरीके से बयानिया हमें नज़र नहीं आया। मियां साहब जो बात कर रहे हैं, जो उनके साथ माजी में हुआ, वो जलसों में जाएं, अपने अहदेदारों से बात करें, वो यही बात कर रहे हैं, प्रेस टॉक करें, वो यही बात कर रहे हैं। लेकिन इस बार जो गर्मा गर्मी हमें ज़्यादा नज़र आ रही है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से नज़र आ रही है, और वो भी बिलावल भुट्टो की तरफ से नज़र आ रही है, जो डायरेक्ट बिल्कुल फ्रंट फुट पर आकर जो है ना वो अटैक कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है? नून लीग पीपल्स पार्टी को इतना नहीं तनकीद कर रही है। क्या फ्रंट फुट पे आके बिलावल साहब ने खिलाफ मतलब बयान कर दी बहुत बड़ी मुखालफत में। तनकीद है, मैंने कहा ये हमारा नुक्ता नजर है। हम कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग की वजह से महंगाई हुई है। हमसे ये सवाल क्या हुआ कि आप ये क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि हम इसको दुरुस्त समझते हैं, और अवाम के पास जा रहे हैं, अवाम फैसला करेंगे कि हमने दुरुस्त कहा या नहीं कहा। लेकिन बिलावल साहब की बातों से लगता है कि नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट किया जा रहा है। आज भी उन्होंने ये बात की कि आप जो है ना वो इंतज़ामिया की मदद नहीं, आप वोट की ताकत से जो है ना वो आप इलेक्शन लड़े, वोट को आप इज्जत दें। नंबर एक। नंबर दो, उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को हवाओं के रुख उनकी तरफ होने की गलत फहमी है। अब ये हवाएं अवाम की तरफ से आने वाली हवाओं के बारे में गलत फहमी है या पिंडी की तरफ से आने वाली हवाएं उनके बारे में गलत फहमी है? ये ज़रा बता दें। अच्छा, कि मुझे जरा ये पहले बताइए, आपने सवाल का जवाब देने से पहले जी कि जब से मियां साहब ने वापसी का सफर बांधा और वहां से चले लंदन से, वहां उनके जो तरह सेंड ऑफ हुआ, जिस तरह उनको रिसीव किया गया, यहाँ उनके केसेस के ऊपर, ये बाय एंड लार्ज मीडिया ने एग्जैक्टली इससे आगे बढ़ के यही बातें कही। यही बातें आप भी कह रहे थे कि मियां साहब को फेवर किया जा रहा है, मियां साहब को सपोर्ट की जा रही है, मियां साहब लाडले हो गए हैं। ये सारी बातें तो वो हैं जो मीडिया कह रहा था। बिलावल साहब ने कह दी तो क्या मत आ गई कि क्यों कह रहे हैं। नहीं, बिलावल साहब मीडिया से इतना इंप्रेस हैं कि मीडिया की बातों को बिलावल साहब अब फॉलो करेंगे। बिलावल साहब की अपनी एक सियासी सेंस है ना। बात क्यों नहीं कह रहा मैं ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि वही बात बिलावल साहब की भी ऑब्जर्वेशन है, वही बात आपकी भी ऑब्जर्वेशन है। तो फिर मेरी बात ऑब्जर्वेशन कैसे गलत हो गई अगर आपकी ठीक है? और अगर मेरी ऑब्जर्वेशन पे आपको एतराज है तो फिर अपनी ऑब्जर्वेशन देखिए कि आप क्यों ये ऑब्जर्व कर रहे थे। चले, मुझे ये तो बता देना कि हवाओं का रुख, चले हमारी जो ऑब्जर्वेशन थी वो आपने सुन लिया, मैं आपकी सुनना चाहती हूँ कि हवाओं का रुख कहाँ से है? किस चीज़ की गलत फहमी है मियां नवाज शरीफ को कि अवाम की तरफ से हवाओं का रुख इनकी तरफ है? शायद उनको लगता है कि अवाम मेरे साथ है, या पिंडी के साथ का उनको गलत फहमी है? कुछ बातें इशारों में होती है सियासत के अंदर। ये जरूरी नहीं होता कि आपके सवाल के जवाब में बिल्कुल पिन पॉइंट करके चीजों को बयान किया जाए। ये हमारा तरीकाकार है सियासतदानों का, अपने अपने स्टाइल में। उन्होंने जो बात की है वो जिस पैराए में की, जिस इशारे में की, वही उसका मुनासिब असलूब है। उसको बहुत ज्यादा खोलने की जरूरत नहीं है हमारे ख्याल में। तो आप समझते हैं कि सिर्फ किरदार बदले हैं, कहानी वही है? 2018 में जो किरदार थे जिनके लिए पहले ये सब कुछ हो रहा था वो बदल गए, स्क्रिप्ट वही है? मैं भी यही कह रहा हूँ, आप भी यही कह रही हैं। मैं सवाल पूछ रही हूँ, सवाल मेरा है। आप भी यही कह रही हैं, मैं भी यही मेरा सवाल है, मैं कह नहीं रही, मेरा सवाल है। आपसे मुराद मीडिया है, मैं आपसे मुराद आप नहीं है, आपसे मुराद मीडिया है। मीडिया भी वही कह रहा है कि स्क्रिप्ट पुराना है, प्लेयर नए हैं।
सही। अच्छा, मुस्लिम लीग नून अब 18वीं तरमीम के हवाले से भी खुलकर अब बात कर रहे हैं। पहले वो कह रहे थे कि नहीं, हम सिर्फ NFC अवार्ड को जो है ना उस बारे में तब्दीली लेकर आएंगे, लेकिन एहसन इकबाल साहब ने आज ये बात कही। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून समझती है कि 18वीं तरमीम अधूरी है, मुस्लिम लीग इसको मुकम्मल करेगी और इसकी रूह के मुताबिक इस पर अमल कराएगी। 18वीं तरमीम के ज़रिए मरकज़ से इक़्तिदार सूबों तक ज़रूर मुंतकिल हुआ, मगर सूबों से ये इख्तियार बल्दियाती इदारों की तरफ मुंतकिल नहीं हुआ, जो शायद ये कहने का मतलब है कि पीपल्स पार्टी ने जब 18वीं तरमीम ज़ाहिर है आपके दौर में ही आई, तो आप लोग चाहते नहीं थे कि जो इक़्तिदार है वो सूबों से नीचे तक मुंतकिल हो, तो वो इसमें तब्दीली चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से एग्री करती है? मेरा ख्याल है ये सवाल इस तरह नहीं है। ये बात हमारे दौर में भी नहीं हुआ, हमारे बाद मुस्लिम लीग का दौर आया, उस दौर में भी वही सूरत हाल थी जो आज है। हमारे यहाँ एक जनरली तासर ये है कि लोकल बॉडीज का निज़ाम जो है वो 3rd टियर ऑफ द गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी में ये तीनों टियर्स काम करते हैं तो डेमोक्रेसी फंक्शन करती है। तो ये तीसरा टियर हमारे मुल्क में हमेशा से कम अहमियत का हामिल समझा गया, ये बात दुरुस्त है। और इसको बुनियादी तौर पे सियासतदानों की तरफ से उतनी पजीराई, ओनरशिप इसलिए नहीं दी गई कि पाकिस्तान में जब भी डिक्टेटरशिप आई तो उसने जो दोनों टियर फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के हैं उनको बिल्कुल दरखुर इतना नहीं समझा, बल्कि उन्होंने डायरेक्टली लोकल बॉडीज के निज़ाम को मजबूत करके इसके जरिए अपनी लेजिटिमेसी लेना चाहिए। तो ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर रहा। लेकिन इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि लोकल बॉडीज का एक मौसर निज़ाम हुए बगैर डेमोक्रेसी डिलीवर नहीं कर सकती, डेमोक्रेसी मुकम्मल नहीं हो सकती। लिहाजा इसको आइन के अंदर प्रोटेक्शन होना चाहिए, इसकी टर्म प्रोटेक्ट होनी चाहिए। और जिस तरह NFC के जरिए सूबों को पैसे दिए गए हैं, अब सूबों को भी कंपेल करना चाहिए, उनको पाबंद करना चाहिए कि वो पैसे सूबों से जिलों को भी जाएं। जब मरकज के पास पैसे थे तो मरकज घंटा घर था, अब सूबे घंटा घर बन के बैठ गए, ये मुनासिब नहीं है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त। आईनी तरमीम, 18वीं तरमीम कोई चीज नहीं है। 18वीं तरमीम तो एक वक्त था ना, उसका नंबर 18 था, अब वो आइन है। आइन है पाकिस्तान के अंदर। ये 18वीं तरमीम में तब्दीली, 18वीं तरमीम में तब्दीली, 18वीं तरमीम कोई अलग चीज तो नहीं है ना। वो आइन के अंदर जो तरमीम हुई उसका नंबर वो था, अब वो आइन है। अब नंबर की जरूरत नहीं है बोलने की। अब तो आपने बताना है कि फलां शिक में हमने तब्दीली करनी है। हाँ, आइन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, उसमें अगर कोई जमात तब्दीली करना चाहती है तो जो लेट डाउन तरीकाकार है बिल्कुल बड़ा आला है। बल्कि उसमें अगर कोई बड़ी भी तब्दीली करनी है तो आप अवाम के पास जा रहे हैं, इलेक्शन आ गया है, इलेक्शन में आए, अवाम के पास जाएं, अपने मैनिफेस्टो में क्लियर करें कि हम ये तब्दीली करना चाहते हैं, लोगों से वोट लें, 2/3 मेजॉरिटी लेके तब्दीली करना सबका हक है। असल मसला वसाइल की तकसीम है। सही। हमारे नजर में भी, हमारी दानिश में भी, पीपल्स पार्टी भी हमेशा ये बात कहती रही कि 18वीं तरमीम में कुछ चीजें अभी और होनी चाहिए, होने वाली हैं। उस वक्त जब 18वीं तरमीम हुई थी, उस वक्त जिन चीजों पे इत्तेफाक राय हो गया सबका, वो हमने कर ली थी कि यही रूह जारी रहनी चाहिए कि इत्तेफाक राय हो, ताकि इसमें तसादुम ना हो। हाँ, NFC जो है उसके अंदर तो अपने जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से उसका फैसला कराना है। वहां सूबे जो है वो स्टेक होल्डर्स है और सूबों को अपने मुशावरत के जरिए इत्तेफाक राय कराना है। सही। हाँ, तो इसका तो अगर कल कोई इत्तेहादी हुकूमत बनती है, की जो रूह थी, जी NFC की जो रूह थी ना, तो उसके तहत क्योंकि हम स्टेट को चला नहीं पाए, इसलिए अब रिसोर्स जो है वो फेडरेशन के पास कम है, सूबों के पास ज्यादा है, तो ये नहीं होना चाहिए था। सूबों को भी और मरकज को भी अपना रिसोर्स बढ़ाना चाहिए था, एक्सपेंडिचर कंट्रोल होने चाहिए थे। तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन को अगर वो खराब है तो रिवर्स किए बगैर इम्प्लीमेंटेशन की खामियों को दूर करना चाहिए ताकि रेवेन्यू बढ़ सके। सही। कायरा साहब, तो इसका मतलब है कल को अगर इत्तेहादी हुकूमत बनती है, जो जरदारी साहब को लगता है कि कोई भी पार्टी, चाहे पीपल्स पार्टी हो चाहे नून लीग हो, कोई भी जो है ना वो 2/3 के साथ हुकूमत नहीं बना सकती, कौमी हुकूमत की उन्होंने बात की। अगर इत्तेहादी हुकूमत आती है, आप लोग भी उस हुकूमत का हिस्सा होते हैं, ज़ाहिर है सियासत में कुछ हरफ आखिर तो होता नहीं। आज तनकीद कर रहे हैं, कल को आप लोग साथ भी हो सकते हैं, तो आप लोग फिर इसको सपोर्ट करेंगे? देखिए ना, ये आज कहना कि इसको सपोर्ट करेंगे ये मुनासिब नहीं है। ये सवाल इस तरह रेज ही नहीं करना चाहिए। सवाल ये है कि जब कोई आइडिया देगा, फर्ज करें एक लीड पार्टी है,
हाँ। एक कोalition बनती है, जिस तरह आपका सवाल है, उस कोalition में एक पार्टी कहती है कि ये तरमीम होनी चाहिए, वो बाकी जमातों के सामने रखे कि अगर इत्तेफाक जमातें कर लेंगी, देखा जाएगा कि उसकी यूटिलिटी क्या है, उसके असरात क्या आते हैं, क्या पाकिस्तान के लिए ये बेहतर है, तो उसको हर बेहतर लॉ को, हर बेहतर आईनी तरमीम को कबूल किया जाएगा। सही। और अगर को उसके अंदर खतरात हुए, खदशात हुए, गलतियां हुई, उसको रजिस्ट कर लिया जाएगा। सही। ये तो उस वक्त की बातें हैं जब कोई तजवीज तरमीम सामने आएगी। सही। अभी मैं ब्लैंकेट में तो नहीं कह सकता, उन्होंने क्या करना है ना आपको पता है ना मुझे पता है, तो मैं क्या जवाब दूं इस पे। सही। कायरे साहब, अब तो आप लोग जलसे भी कर रहे हैं, शहर शहर जा भी रहे हैं, 2024 का इलेक्शन क्या ये महंगाई पर लड़ा जाएगा जिस तरह 2013 का इलेक्शन बिजली पर लड़ा गया, लोड शेडिंग पर लड़ा गया, 2018 का करप्शन पर लड़ा गया, अब ये 2024 का इलेक्शन आप लोग आवाम में जा रहे हैं, आवाम का क्या नज़रिया है? महंगाई पर लड़ा जाएगा ये इलेक्शन? क्या आवाम वोट देते वक्त इस चीज़ को मद्देनज़र रखेंगे? देखिए, हर जमात आवाम के पास अपना एक मुकदमा लेके जाएगी, उस मुकदमे में वो लोगों के सामने रखेंगे कि महंगाई एक इशू है, पाकिस्तान की रियासत के रिसोर्सेज एक इशू है, हमारा रेवेन्यू एक इशू है, पाकिस्तान की फॉरेन ट्रेड एक इशू है, बेरोजगारी एक इशू है, इस तरह के कई सारे इशू हैं। इन इश्यूज को ठीक करने के लिए क्या वे फॉरवर्ड है, हर जमात अपना वे फॉरवर्ड देगी, वो किन एरियाज को प्रायोरिटी देना चाहती है। जिस तरह बिलावल साहब ने 30 तारीख को कोयटा में वहां तनकीदी बातें भी की, लेकिन उन्होंने अपना वे फॉरवर्ड भी दिया कि मैं नौजवानों के लिए क्या करना चाहता हूं, मैं ट्रेड के लिए क्या करना चाहता हूं, मैं ज़राअत के लिए क्या करना चाहता हूं, मैं मजदूर के लिए क्या करना। तो उन्होंने सब सेक्टर्स को थोड़ा थोड़ा टच किया। अब तकरीर के अंदर आधे घंटे की तकरीर में तो कोई एलेबोरेटेड बातें नहीं होती, लेकिन अब हमारे जो ऑनवर्ड प्रोसेस है या हमारा जो मंशूर आएगा उसमें मजीद इसकी वजाहत होगी। इसी तरह बाकी जमातें भी करेंगी और लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे। किस जमात को अप्रिसिएशन मिलती है ये वक्त बताएगा। लेकिन अप्रिसिएशन की किसको मिलेगी? जो बिलावल साहब हैं वो तो नून लीग पर, सुन लेना, नून लीग पर ही सारी जिम्मेदारी डाल रहे हैं ना। वो तो मुश्तरका हुकूमत थी, इत्तेहादी हुकूमत थी, आप लोग उसका क्या ख्याल है, क्या करना चाहिए? आपका क्या ख्याल है? वो जो आपको कहना चाहिए, सबके मुतफिका फैसले थे, कैबिनेट में फैसले होते थे, हम तनकीद जरूर करते थे लेकिन मुतफिका फैसले होते थे। अब सारी जिम्मेदारी 16 महीनों की हुकूमत के बाद क्या उस पर डाल देना, नून लीग पर डाल देना, ये जस्टिफाई करता है? ये आपका ख्याल है, हो सकता है मेरा ख्याल ये ना हो। आप अपना ख्याल आवाम के सामने रखिए, मैं अपना ख्याल आवाम के सामने रखूंगा। लेट द पीपल जज एंड वोट। सर मेरा तो सवाल है ना, मैं वही तो पूछ रही हूँ क्योंकि मैं आपके सवाल का पाबंद नहीं हूं। मैं आपके सवाल का पाबंद नहीं हूं। हाँ, मैंने अपना नुक्ता नजर आवाम के सामने रखना है, लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जज करना है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन हुकूमत में होते हुए उन 16 महीनों में तो आप सब चीजों की जिम्मेदारी लेते थे ना, और आप बल्कि जस्टिफाई करते थे। मैं आज भी लेता हूं, मैं तो आज भी इनकार नहीं कर रहा। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैंने जो कहना है मैंने आवाम से कहना है। मैं आपके सवाल के जवाब में कोई और बात तो नहीं। आपने जो कहा बिस्मिल्लाह, आपका हक है, आप इस तरह सोचिए। मैं अदरवाइज सोचता हूँ और मैं अपनी सोच अवाम के पास लेके जा रहा हूं। अवाम के सामने जलसे तो करते हैं, ये शो भी अवाम देख रहे हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि बिल्कुल अवाम देखते हैं, फिर भी अवाम के पास मैंने अपना नैरेटिव लेके जाना है, आपके सवाल का जवाब लेके तो नहीं जाना। आप अपना तनकीदी नुक्ता नजर रखिए, बिल्कुल रखिए। मुस्लिम लीग अपना नुक्ता नजर रखे, ठीक है, कोई एतराज है, लेकिन मैं तो पाबंद नहीं हूं ना कि जिस तरह आप सोचती हैं उसी तरह मैं सोचूं, या जिस तरह आप चाहती हैं। आप मेरे सवाल को क्या समझते हैं? कोई एजेंडा है या ये सोच है? ये सिर्फ एक सवाल है। मैं समझ रहा हूँ ये आपका नुक्ता नजर है। हाँ, ये सवाल है, ये आपका नुक्ता नजर है। ठीक है, मैंने सवाल एक और चीज होती है। मैं समझ रहा हूँ ये आपका नुक्ता नजर है और आपको हक है ये नुक्ता नजर रखने का। इसी तरह एक जमात के तौर पे मुझे हक है। आप अपना नुक्ता नजर अवाम के सामने रख रही है, बिस्मिल्लाह। मैं अपना नुक्ता नजर अवाम के सामने रख रहा हूँ और मैं समझ रहा हूँ, जिसको मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, समझ रहा हूँ, वो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कमर जमान का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद
बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, MQM पाकिस्तान ने पहले डिजिटल मरदमशुमारी पर एतराज़ात उठाए तो मखसूस इलाकों में कराची की आबादी को दोबारा गिना गया। अब इसी मरदमशुमारी की बुनियाद पर होने वाली हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन ने जारी की तो MQM ने नई हल्का बंदियों पर भी सवालात उठा दिए हैं। MQM के एतराज़ात की तरफ से जाने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये सारा मामला है क्या। 30 नवंबर को इलेक्शन कमीशन ने जो हल्का बंदियां जारी की, इसमें सिंध की सूबाई और कौमी असम्बली की सीटों में रद्दोबदल देखने में आए। नई हल्का बंदियों में ज़िला मलीर, कराची ईस्ट और कराची सेंट्रल की एक सूबाई नशिस्त में इजाफा, जबकि खैरपुर, सांगड़ और ठट्ठा की एक नशिस्त कम हुई। मजमूई तौर पर सूबे की सीटों में कोई इजाफा या कमी नहीं हुई। सांगड़ की आबादी को सामने रखकर एक कौमी असम्बली की नशिस्त कम हुई, जबकि कराची साउथ की एक नशिस्त बढ़ा दी गई। अगले इलेक्शन में सूबा सिंध के पास कौमी असम्बली की 61 और सूबाई असम्बली की 130 जनरल सीट्स होंगी, जबकि 14 मखसूस नशिस्तें ख़वातीन के हिस्से में आएंगी। हल्का बंदियाँ जारी हुए 2 रोज़ हो चुके हैं, मगर बड़ी सियासी जमातों ने किसी और ने अभी तक उस तरीके से एतराज़ नहीं उठाया, जिसकी वजह से हालिया डीलिमिटेशन को सराहा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन का ये मानना है कि हल्का बंदियों पर जो एतराज़ात और शिकायत आई उन्हें दूर करके हतमी फरिश्तें जारी की गई। लेकिन MQM पाकिस्तान का यह मानना है कि इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी के तमाम एतराज़ात दूर किए, लेकिन MQM की शिकायत को खातिर में नहीं लाया गया। कल मुस्तफ़ा कमाल साहब ने हल्का बंदियों पर क्या एतराज़ात उठाए, ज़रा देखिए। 13 हलकों पे एतराज़ात जमा कराए गए थे। मनोहन पीपल्स पार्टी की बात मान ली गई, हमारी एक भी बात नहीं मानी गई है और वाज़ेह तौर पर लिसानी बुनियादों पर पीपल्स पार्टी ने जो कुछ लिखकर जमा कराया था, हमारे पास उसकी कॉपीज मौजूद हैं। एज इट इज वफाकी इलेक्शन कमीशन ने वो बात मान ली है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब पे हमारा एतमाद था, अब मुतज़लज़ल हो गया। हम उनको अपराइट आदमी समझते थे। एक तरफ MQM नई हल्का बंदियों के खिलाफ अदालत भी जाना चाहती है, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने MQM के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए 4 दिसंबर को इजलास भी बुलाया है। सवाल यह है कि अगर ये मसला इलेक्शन कमीशन से निकल कर अदालत जाता है तो क्या हल्का बंदियों पर एतराज़ात की वजह से आम इंतखाबात पर प्रोसीजरल डिले क्या ये हो सकता है? नाज़रीन, ये कोई पहला मौका नहीं है जब MQM ने हल्का बंदियों पर एतराज़ात उठाए हैं। MQM ने 2018 में भी हल्का बंदियों को इलेक्शन से पहले धांधली करार दिया था, जबकि MQM के सियासी मुखालिफिन ये कहते हैं कि जब हल्का बंदियाँ MQM की मर्ज़ी से नहीं होती तो इसे धांधली का नाम दे दिया जाता है। सवाल ये है कि क्या वाकई कराची में MQM को कमज़ोर करने के लिए हल्का बंदियों की चाइना कटिंग की गई है और किस कीमा पर की गई? दूसरी तरफ रिवायत से हटकर MQM इलेक्शन से पहले ही अपना वज़न मुस्लिम लीग नून के पलड़े में डाल चुकी है। सवाल ये है कि MQM को कहीं से क्या कोई गारंटी मिली है कि अगली हुकूमत किसकी आने वाली है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर MQM इतनी पुरएतमाद क्यों है कि अगली हुकूमत का हिस्सा बनकर लोकल गवर्नमेंट को मजबूत बनाने के लिए आइनी तरमीम लाने में कामयाब हो जाएंगे? मैं बात करूंगी, मुझे MQM के सीनियर रहनुमा अमीनुल हक साहब ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अमीनुल हक साहब। अमीनुल हक साहब, हल्का बंदियों की फहरिस्त शाया होने के बाद हम तो इलेक्शन के प्रोसीजर में एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। बड़ी खुशाइंद बात है कि इलेक्शन कमीशन ने 30 नवंबर का कहा था और हतमी फहरिस्तें जारी कर दी हैं, लेकिन एक बार फिर से आप लोगों ने एतराज़ात उठा दिए हैं। आप लोगों के फिर से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या आप लोगों के एतराज़ात हैं? अब देखें शाजिया, MQM का एक असली मौक़िफ़ क्या है कि MQM पाकिस्तान तो शुरू दिन से मुतालबा करती चली आ रही थी कि इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान किया जाए, डीलिमिटेशन की जाए। बल्कि आपको याद होगा कि आज से अगर चंद महीना पहले मैं ग़ालिबन 15 दिसंबर तक की ऐलान किया था कि हतमी फहरिस्त आवेदा की जाएंगे। MQM ने रिक्वेस्ट की थी चीफ इलेक्शन कमीशनर पाकिस्तान से कि आप 8 घंटे के बजाय 16 घंटा काम कर ले और चीज़ों को स्क्विज कर ले, और अल्हम्दुलिल्लाह 30 तारीख को हतमी फहरिस्त का ऐलान भी कर दिया गया। MQM का एतराज़ किया, MQM का असूली एतराज़ है। मैं समझता है MQM पाकिस्तान ने लगभग 13 मुख्तलिफ जो डिलिमिटेशन थी, सीटें थी, हल्का थी, उसके हवाले से अपने एतराज़ात जमा किए गए थे। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि तमाम के तमाम एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया गया। MQM का असली मौक़िफ़ क्या था, मैं आपके सामने रखता हूँ। अगर हम ये देखते हैं, हैदराबाद के हवाले से देखते हैं, मीरपुर ख़ास के हवाले से देखते हैं, कराची के हवाले से, बिलख़ुसूस मीरपुर ख़ास को क्या किया गया? मीरपुर ख़ास की जो शहरी सीट थी, जो MQM पाकिस्तान 1988 से लेकर मुसलसल 5-6-7 दफ़ा जीत चुकी है, उसके साथ क्या गया? मीरपुर ख़ास शहर को
4 हिस्सों में तकसीम करके 10 इलाके शामिल कर दिए गए। सेम कंडीशन सक्कर के साथ किया गया, सेम कंडीशन नवाब शाह के साथ किया गया। तो एमकेएम का तो बुनियादी एतराज़ है कि आप अर्बन जो सीट है उसको अर्बन के तौर पर रखा जाए, दही को दही के तौर पर रखा जाए। इसी तरीके से हैदराबाद को भी हमने देखा कि हैदराबाद की एक सीट के साथ सेम अमल रखा गया। फिर हमें हैरानगी उस वक्त होती है जब हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जितने भी एतराज़ लगाए तकरीबन तमाम एतराज़ात को तस्लीम कर लिया गया। तो हमारे कान खड़े होते हैं, हमें अंदाज़ा होता है कि हम क्यों पाकिस्तान को लेवल प्लेइंग फील्ड सिंध में नहीं दी जा रही है। लेकिन आपके उनके एतराज़ात को सुन लिया गया, हल कर दिया गया, आप लोगों के एतराज़ात को क्या कहकर रिजेक्ट किया गया? देखिए, तरीक़ेकार ये होता है कि हमने अपने एतराज़ात जमा कराए, हमारी हियरिंग हो गई, हमने अपने मेरा ख्याल है फ़ारूक नसीम भाई जो हमारे सीनियर मोस्ट एडवोकेट हैं वो पेश हुए मुख्तलिफ केसेस में, बाकी दूसरे लॉयर भी पेश होते रहे। बट अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ 30 तारीख को जो ऐलान किया गया रात के 12 बजे जो डिलिमिटेशन की फहरिस्त हाविज़ा की गई उस पर हमारे तमाम प्रपोजल रिजेक्ट है। इसका मतलब उसमें कोई स्पेसिफिक रीज़न तो नहीं था, लेकिन डेफिनेटली एमकेएम पाकिस्तान ट्रिब्यूनल में भी जाएगी, हाई कोर्ट में भी जाएगी उन तमाम केसेस के हवाले से। तो हमारा मुतालबा ही था, हमने शुरू दिन से शादी, देखिए हम तो आज से 1 महीना पहले भी अगर 2 महीने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो हमने क्या रखा था, हमने उस वक्त भी एतराज़ात लगाए थे कि सिंध में जो प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर है उनका अमल जो ऐसा नज़र आता है कि एक मखसूस सियासी पार्टी को फ़ायदा देना चाह रहे, और उसकी मिसाल हमने आपके सामने रखी थी कि ये जो लोकल गवर्नमेंट का जो इलेक्शन हुआ था 15 जनवरी 2023 को कराची में, और उससे पहले जो नवाब शाह सक्कर मुख्तलिफ इलाकों में हुआ था, एक सियासी पार्टी को फ़ायदा पहुँचाया गया था। हमने उस वक्त भी एतराज़ किए थे, और फिर हमें ये एतराज़ जो नज़र आया इस्लामाबाद में जो मेंबर इलेक्शन कमिश्नर है ऑन बिहाफ ऑफ द सिंध गवर्नमेंट वो कौन थे, हमने उस पर बताया कि देखिए ये वो शख्स है जो 2014, 15, 16 में मेरा ख्याल है किसी मौके पे हैदराबाद बार अमीनुल हक साहब ये बताएं कि 16 दिसंबर को अब इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल भी जारी करना है इलेक्शन से 54 दिन पहले। आप लोग कह रहे हैं कि हम इस मामले को जो है ना वो चैलेंज भी करेंगे, एतराज़ात हैं आप लोगों के, मामला आप लोग अदालत लेकर जाएंगे। 8 फरवरी को इलेक्शन हैं, चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा कह चुके हैं कि इलेक्शन की डेट पत्थर पर लकीर है, कोई भी अब इसमें शकूक व शुबात भी पैदा ना करे। आप अगर इस मामले को अदालत लेकर जाते हैं, ये मामला लटकता है, तो आप लोग क्या चाहते हैं कि इलेक्शंस डिले की तरफ जाएँ, अपने वक्त पर ना हो? इलेक्शन कमीशन के इस अमल को एमकेएम पाकिस्तान खुशाइन समझती है कि यस 8 फरवरी को इलेक्शन करने की भरपूर तैयारी मौजूद है। इसी तरीके से वाइस वर्सा एमकेएम पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। और मैंने पहले भी आपके टीवी चैनल पर कहा था कि एमकेएम पाकिस्तान वाहिद सियासी पार्टी जिसने अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी है। न सिर्फ इलेक्शन कैंपेन शुरू किए बल्कि हमने 4 नहीं बल्कि 5 कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों का नाम भी ऐलान कर दिया है। हमने शहर कराची के अंदर 8 बड़े जलसे अब तक कर चुके हैं। तो हम तो अवाम के दरमियान मौजूद है, अवाम की आवाज़ में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए ना मुस्तफ़ा साहब ने कहा कि जब तक बल्दियाती सिस्टम ही सही इंजेक्ट ना हो तब तक एमपीएस एमएनएस के इलेक्शन होनी नहीं चाहिए, आइन में तरमीम होनी चाहिए। अभी तो पार्लियामेंट भी नहीं है, किस आइनी तरमीम की बात कर रहे हैं? ये तो इलेक्शन होंगे तो सारा कुछ होगा, लेकिन ये मामला तो लग रहा है कि एमक्यूएम इलेक्शन को डिले की तरफ लेकर जाना चाहती है। नहीं, देखिए वाज़ा दो टोक अल्फाज में एमक्यूएम की ख्वाहिश है कि 8 फरवरी को एक आज़ादाना मुनसिफाना शफाफ तरीके से इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाया जाए। एमक्यूएम मुकम्मल भरपूर तरीके से इलेक्शन में हिस्सा भी लेगी। जो आप बात करें कि मुस्तफ़ा कमाल भाई ने क्या कहा, उसको मेरा ख्याल है थोड़ा सा आप रीफ्रेश कर ले। मुस्तफ़ा कमाल भाई ने ये फरमाया है कि जब भी आगे चल के बल्दियाती इलेक्शन होते हैं, यानी अगर पार्लियामेंट बन जाती है और जो एमक्यूएम पाकिस्तान ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिया है वो मंजूर हो जाता है, उसके अंदर क्या शामिल किया है, उसमें हमने ये शामिल करने की कोशिश की है कि यस जिस तरीके से कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इलेक्शन को आइन में तहफ़्फ़ुज़ हासिल है कि 5 साल टेंडर मुकम्मल होने के बाद 90 रोज़ में इलेक्शन हो, इसी तरीके से लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए कि 4 साल बाद जब उनका टेंडर मुकम्मल होता है तो लाजमी तौर पर 90 दिन के अंदर अंदर उनके भी इलेक्शन कराया जाए। वहाँ पर भी केयर टेकर मेयर को आना चाहिए ताकि जिसे कहते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो होता है, ट्रांजिशन पीरियड जो स्मूथ तरीके से होना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया एमक्यूएम अमीनुल हक साहब मेरे साथ थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।